नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास हैं कक्षा 10 के चौथे अध्याय ज्यामितीय रचनाएं से जुड़े कुछ बहुत ही खास सवाल। जी, और ये सब कोई भी सवाल नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं और हम इन्हें 2026 की महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा के नजरिए से देखेंगे। मतलब हमारा मकसद सिर्फ हल करना नहीं, बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझना है। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि इन रचनाओं को बनाने का सही तरीका क्या है, कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनसे बचना है और कैसे इस टॉपिक में पूरे अंक मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यामितीय रचनाओं में सटीकता यानी प्रिसीजन सबसे जरूरी है, लेकिन उस सटीकता को पाने का पहला कदम क्या है? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है सवाल को ध्यान से पढ़ना। ये समझना कि दिया क्या गया है और बनाना क्या है। ज्यामिति में हर रेखा, हर चाप का एक मतलब होता है और प्रैक्टिस सेट 4.1 वो इसी की नींव रखता है समरूप त्रिभुजों मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स की रचना के साथ। बोर्ड परीक्षा में इस पर 3 से 4 नंबर का सवाल आना लगभग तय है। अच्छा, मतलब ये एक पक्का स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमें दिया है कि डेल्टा ABC डेल्टा LMN के समरूप है, मतलब डेल्टा ABC सिमिलर टू डेल्टा LMN। डेल्टा ABC की भुजाएं दी हैं और एक अनुपात है BCMN = 5/4। यहाँ जो बात मुझे सबसे पहले नजर आ रही है वो ये है कि दोनों त्रिभुजों के नामों में कोई अक्षर कॉमन नहीं है। ABC और LMN पूरी तरह से अलग हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। जब त्रिभुजों में कोई कॉमन शीर्ष मतलब कॉमन वर्टेक्स ना हो तो हमारी अप्रोच काफी सीधी होती है। ये केस प्रश्न 1 और प्रश्न 3 में भी है। यहाँ हमें 2 अलग-अलग त्रिभुज बनाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब पहले हम दिए गए माप से डेल्टा ABC बना लेंगे और फिर डेल्टा LMN के लिए हमें उसकी भुजाओं की लंबाई पता करनी होगी। हमें BCMN = 54 दिया है, तो इसका मतलब ABLM और CANL इन सब का अनुपात भी 54 ही होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशंस वाला हिस्सा मैं करता हूँ। हमारे पास BC = 6 सेंटीमीटर है, तो BCMN = 54 बन जाता है। 6MN = 54 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर MN = 24/5 यानी 4.8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। इसी लॉजिक से AB = 5.5 सेंटीमीटर है, तो ABLM = 54 से LM हो जाएगा 5.5 × 4/5 मतलब 22/5 जो कि 4.4 सेंटीमीटर होगा। और आखिर में CA = 4.5 सेंटीमीटर है, तो CNL = 54 से NL = 4.5 × 4/5 यानी 18/5 जो होगा 3.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल। तो अब हमारे पास दोनों त्रिभुजों के माप हैं और रचना के कदम तो आसान होंगे। पहले ABC बनाओ, फिर LMN बनाओ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? मुझे लगता है कैलकुलेशन में गलती। हाँ, अगर एक भी भुजा की लंबाई गलत निकली तो पूरी रचना ही गलत हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अक्सर विद्यार्थी रचना के स्टेप्स तो सही करते हैं, पर जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं। इसलिए भुजाओं की लंबाई निकालते समय डबल चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। प्रश्न 3 में भी जहां ट्रायंगल RST, सिमिलर ट्रायंगल XYZ और अनुपात 35 दिया है, यही तरीका अपनाना है। ठीक है, तो ये हुआ जब त्रिभुज अलग अलग हैं, लेकिन ज्यामिति में अक्सर चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब सोचिए कि एक त्रिभुज दूसरे के अंदर ही बन रहा हो, एक ही कोने से जुड़ा हुआ। ये केस प्रश्न 2 मतलब ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR और प्रश्न 4 ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE में है। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। हाँ, और यही वो सवाल है जो परीक्षक का पसंदीदा होता है। जब एक शीर्ष कॉमन हो तो रचना एक ही आकृति में की जाती है। यह न सिर्फ ज्यादा एलिगेंट लगता है, बल्कि ज्यादा सटीक भी होता है। चलिए प्रश्न 4 का उदाहरण लेते हैं, जहां ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE है और कॉमन शीर्ष A है। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल AMT के माप दिए हैं। AM = 6.3 सेंटीमीटर, कोण TAM 50 डिग्री और AT = 5.6 सेंटीमीटर और अनुपात है AMH = 7/5। तो शुरुआत तो जाहिर है ट्रायंगल AMT बनाने से होगी। बिल्कुल। पहले दिए गए माप से डेल्टा AMT की एक साफ सुथरी रचना कर लें। अब असली हिस्सा शुरू होता है। कॉमन शीर्ष A से हम एक सहायक रेखा,
एक हेल्पिंग लाइन खींचेंगे किसी भी न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल पर। अच्छा, एक तरह से ये हमारा रफ वर्क करने के लिए एक पैमाना है। आप इसे बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। ये एक टेम्पररी स्केल है जिसे हम अनुपात को बांटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब अनुपात है 7:5। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 7। तो हम इस नई रेखा पर प्रकार से 7 बराबर हिस्से बनाएंगे जिन्हें हम नाम देंगे A1, A2 से लेके A7 तक। ओके, 7 बराबर चाप लग गए। अब इन 7 पॉइंट्स का क्या करना है? अब हम अनुपात को फिर से देखेंगे। AMH = 7.5। देखिए कि मूल त्रिभुज यानी डेल्टा AMT की भुजा AM के साथ कौन सी संख्या जुड़ी है? वो तो 7 है। सही, तो हम किरण पर 7वें बिंदु A7 को M से जोड़ देंगे। समझ गया। A7 को M से जोड़ा। अब अनुपात की दूसरी संख्या 5 का इस्तेमाल होगा। एकदम। अब हमें 5वें बिंदु A5 से A7M के समानांतर यानी पैरेलल एक रेखा खींचनी है। यह समानांतर रेखा AM को जिस बिंदु पर काटेगी वही हमारा बिंदु H होगा। एक मिनट, समानांतर रेखा खींचने का सबसे सटीक तरीका क्या है? सेट स्क्वायर से या कोई और तरीका भी है? सेट स्क्वायर एक तरीका है, लेकिन सबसे शुद्ध ज्यामितीय तरीका है कोण को कॉपी करना। सोचिए आप एक डिजाइन को ट्रेस कर रहे हैं। आप बिंदु A7 पर बने कोण एंगल A7M को प्रकार से मापते हैं और फिर ठीक वैसा ही कोण बिंदु A5 पर बना देते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि दोनों रेखाएं ट्रेन की पटरी की तरह एकदम समानांतर होंगी। वाह, ये तो बहुत क्लेवर है। तो हमें H मिल गया। अब E कैसे मिलेगा? वही लॉजिक फिर से। जैसे A5H A7M के समानांतर है, वैसे ही अब हम बिंदु H से MT के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। यह रेखा AT को जहां काटेगी वो बिंदु E होगा और बस आपका डेल्टा AHE तैयार है, जो डेल्टा AMT के अंदर खूबसूरती से बैठा होगा। हाँ, और ये एक अच्छा मेंटल चेक भी है। अनुपात AMHR 75 है, जो 1 से बड़ा है। इसका मतलब AM AH से बड़ा है, तो नया त्रिभुज मतलब AHE छोटा होगा और मूल त्रिभुज AMT के अंदर बनेगा। बिल्कुल। अगर अनुपात 57 होता तो नया त्रिभुज बड़ा बनता और बाहर की तरफ जाता। ये परीक्षा में गलती पकड़ने में मदद कर सकता है। ये एक एक्सपर्ट की तरह सोचना हुआ। यही छोटी छोटी बातें आपको दूसरों से आगे रखती हैं। कॉमन वर्टेक्स वाले तरीके का एक फायदा ये भी है कि ये कॉमन एंगल A को एकदम परफेक्ट रखता है। तो हमने त्रिभुजों को देखा, जो सीधी रेखाओं और कोणों का खेल है। लेकिन दुनिया सिर्फ सीधी रेखाओं से नहीं बनी है। अब हम मनहनी यानी कर्व्स की दुनिया में कदम रखते हैं। वृत्त और वृत्तों की सबसे खास बात होती है उनकी स्पर्श रेखाएं, जो उन्हें बस एक बिंदु पर छूकर निकल जाती हैं। प्रैक्टिस सेट 4.2 इसी कला के बारे में है, महत्वपूर्ण है। इसमें बेसिकली 2 स्थितियां बनती हैं, जब हमें वृत्त का केंद्र पता हो और जब हमें केंद्र का उपयोग नहीं करना हो। प्रश्न 1 और 2 में केंद्र का उपयोग करने को कहा गया है। जैसे 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बिंदु M पर स्पर्श रेखा खींचना। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। ये है भी, क्योंकि ये ज्यामिति के एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली नियम पर आधारित है। वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस हमेशा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। मतलब रेडियस और टैंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर मिलते हैं, एक अनब्रेकेबल रूल। तो रचना तो बहुत आसान होगी। बिल्कुल, बस 3 कदम। 1, दिए गए माप का वृत्त बनाएं, केंद्र को P नाम दें। 2, वृत्त पर कहीं भी बिंदु M लें और किरण PM को M के आगे तक खींचें। 3, अब बस बिंदु M पर रेखा PM पर एक लंब यानी 90 डिग्री का कोण बना दे। यह जो लंब रेखा बनेगी वही हमारी फाइनल टैंजेंट है। ये वाकई आसान है। लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। प्रश्न 3 कहता है, केंद्र का उपयोग किए बिना स्पर्श रेखा खींचिए। ये कैसे संभव है? बिना केंद्र के हम 90 डिग्री का कोण कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये एक बहुत ही सुंदर रचना है और ये दिखाती है कि ज्यामिति में एक ही काम करने के कई रास्ते हो सकते हैं। यहाँ हम स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय के विलोम यानी कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट सीकेंट थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये नाम सुनने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है। हाँ, नाम पर मत जाइए। इसका सिद्धांत बहुत ही एलिगेंट है। सिद्धांत यह है कि एक वृत्त के अंदर का कोई भी कोण उसकी स्पर्श रेखा के साथ एक खास रिश्ता रखता है।
हम उसी रिश्ते का उल्टा इस्तेमाल करके कोण को कॉपी करके स्पर्श रेखा बना रहे हैं। ये रटना नहीं है, ये ज्यामिति के नियमों को चतुराई से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे? मान लीजिए 3.6 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लिया और उस पर एक बिंदु C ले लिया। अब बिंदु C से शुरू होने वाली कोई भी जीवा यानी कॉर्ड CB खींच लें, फिर वृत्त पर कहीं भी एक और बिंदु A लेकर ट्रायंगल ABC बना दें। अब हमारे पास वृत्त के अंदर एक कोण है, एंगल CAB। वृत्त, जीवा, CB और ट्रायंगल ABC सब तैयार है। अब जादू कैसे होगा? जादू अब होगा। हमें बस बिंदु C पर एंगल CAB के बराबर एक कोण बनाना है, लेकिन जीवा CB के दूसरी तरफ। अब प्रकार का उपयोग करके एंगल CAB को C पर कॉपी कर सकते हैं। जब आप ये कोण बना लेंगे तो जो नई किरण बनेगी, मान लीजिए CD, वही बिंदु C पर वृत्त की परफेक्ट स्पर्श रेखा होगी। ये तो कमाल है। मतलब हम बिना केंद्र का पता लगाए भी एक परफेक्ट टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ एक त्रिभुज की मदद से। ये तो एक तरह की ज्यामितीय जादूगरी है। परीक्षा में ये सवाल जरूर विद्यार्थी की गहरी समझ को परखेगा। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि विद्यार्थी को सिर्फ रटे रटाए कदम नहीं, बल्कि उनके पीछे का क्यों भी पता है। चौथा सवाल भी एक पहेली जैसा लगता है। 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उसमें 6.6 सेंटीमीटर लंबी जीवा PQ बनानी है। फिर P और Q पर स्पर्श रेखाएं खींचकर अपना अवलोकन लिखना है। इस सवाल में ही एक बहुत बड़ा संकेत छिपा है। त्रिज्या 3.3 सेंटीमीटर और जीवा 6.6 सेंटीमीटर। कुछ दिखा आपको? अरे हाँ, 6.6 तो 3.3 का ठीक 2 गुना है। इसका मतलब जीवा PQ असल में वृत्त का व्यास यानी डायमीटर है। ये तो सवाल का सारा रहस्य ही खोल देता है। बिल्कुल। और जैसे ही आपको ये पता चलता है, रचना वापस प्रश्न 1 जितनी आसान हो जाती है। आपको बस केंद्र का उपयोग करके P और Q दोनों बिंदुओं पर लंब बनाना है, यानी OP पर P पर लंब खींचें और OQ पर Q पर लंब खींचें। और अवलोकन, जब हम P और Q यानी व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे तो हमें क्या दिखेगा? जब आप रचना पूरी करेंगे तो आप साफ देखेंगे कि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर मतलब पैरेलल है। यही महत्वपूर्ण अवलोकन है जो आपको उत्तर में लिखना है। और इसका ज्यामितीय कारण क्या होगा? क्या सिर्फ वे समानांतर दिख रही हैं, लिखना काफी है? नहीं, कारण बताना जरूरी है। कारण ये है कि PQ एक सीधी रेखा है, मतलब व्यास है। त्रिज्या OP अपनी स्पर्श रेखा पर लंब है और त्रिज्या OQ भी अपनी स्पर्श रेखा पर लंब है। और ज्यामिति का नियम है कि जब दो रेखाएं एक ही तीसरी रेखा पर लंब होती हैं तो वे आपस में समानांतर होती हैं। इस अवलोकन और कारण को लिखने पर ही पूरे अंक मिलते हैं। बहुत खूब। तो आज हमने 2 बड़े आइडियाज पर महारत हासिल की। पहला, दिए गए अनुपात में समरूप त्रिभुज बनाना, चाहे उनके कोने अलग हों या एक कॉमन हो। और दूसरा, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं खींचना केंद्र की मदद से, बिना केंद्र के और व्यास के सिरों पर। हाँ, और 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए मेरी अंतिम सलाह यही है कि इन सभी रचनाओं का हाथ से अभ्यास करें। ज्यामिति सिर्फ देखने या पढ़ने से नहीं आती, करने से आती है। सुनिश्चित करें कि आपकी पेंसिल नुकीली हो, चाप और रेखाएं साफ हों, और सबसे जरूरी, रचना के चाप, वो कंस्ट्रक्शन आर्क्स, उन्हें मिटाएं नहीं। ये गलती मैंने स्कूल में जरूर की है। मुझे लगता था कि एकदम साफ सुथरी ड्राइंग के ज्यादा नंबर मिलेंगे, और मैंने सबूत ही मिटा दिया। ये याद दिलाना जरूरी है कि वो आर्क्स ही आपके वर्किंग स्टेप्स हैं। बिल्कुल। परीक्षक को ये उन्हीं से पता चलता है कि आपने रचना सही तरीके से की है। एकदम सही कहा। वे चाप आपके काम का प्रमाण है। याद रखें, ज्यामितीय में सफाई और सटीकता पर अंक मिलते हैं। ये एक बेहतरीन सलाह है। हमने आज सीखा कि कैसे गणितीय नियमों और कुछ उपकरणों का उपयोग करके हम कागज पर निखुंड यानी परफेक्ट आकृतियां बना सकते हैं। और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या प्रकृति में भी, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के षटकोण या घोंगे के खोल के स्पिरल में, ऐसी ही कोई छिपी हुई ज्यामितीय रचना काम कर रही है? क्या प्रकृति भी एक महान ज्यामिति शास्त्री है? इस पे जरूर सोचिएगा।